जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम देखेंगे कानड़ देव चौहान के बारे में। इनका शासन 1305 से 1311 ईस्वी तक रहा। ये जालोर के शासक थे। इनके पहले इनके पिता सामंत सिंह का शासन था। सामंत सिंह को लगा कि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो उन्होंने अपने पुत्र कानड़ देव को जालोर की राजगद्दी दे दी थी। क्योंकि हमारे दिल्ली में भी क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर पहले शासक था, उसकी हत्या की अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसका नाम था फिरोज शाह खिलजी। उसकी हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। वो एक साम्राज्यवादी शासक था। उसके साम्राज्यवादी नीति के कारण ही क्या हुआ कि वो पूरे भारत की जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसी के तहत कानड़ देव चौहान से भी उसका युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध के अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो उन युद्धों के कारणों को हम एक एक करके जानेंगे कि किन किन के अनुसार किस किस प्रकार से उसे बताया गया है। यह आपको बहुत आसानी पूर्वक समझ में आएगा। हम इनको अलग अलग प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम समझने की कोशिश करेंगे तो पद्मनाभ के अनुसार। पद्मनाभ ने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है कानड़ देव प्रबंध। पद्मनाभ की पुस्तक का क्या नाम है? कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार उन्होंने किस प्रकार से युद्ध का कारण बताया है, तो उस युद्ध को हम देख लेते हैं। देखते हैं हम कि हमारा राजस्थान है। हमारे राजस्थान के अंदर यहाँ पर जालोर रियासत है और यहाँ पर दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। क्या था? एक साम्राज्यवादी शासक था। यह भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसकी भी बहुत अधिक मनसाएं थी, मनोकामनाएं थी कि मैं पूरे ही विश्व में अपना साम्राज्य विस्तार करूं। लेकिन इसके गुरु ने पहले शिक्षा दी कि पहले पूरे भारत को जीत ले, यही तेरे लिए विश्व विजेता के समान होगा। तो इसी नीति के तहत उसने धीरे धीरे करके भारत की रियासतों को जीतना प्रारंभ किया। इसी के तहत इसने अपनी एक सेना भेजी। अब इसकी सेना कहां के लिए भेजी थी इसने? गुजरात के लिए। इस सेना के अंदर इसके दो सेनापति थे, उलुग खां व नुसरत खां। उलुग खां व नुसरत खां इसके दो सेनापति थे। अब सेना को जाना कहाँ था? गुजरात युद्ध करने के लिए, और गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र को जीतना। इसके अलावा सोमनाथ के मंदिर को खंडित करना था। अब जो शाही सेना थी वो सेना निकलने वाली थी कहाँ से? जालोर क्षेत्र से। तो जालोर से निकलने वाली थी। तो जालोर के शासक कौन थे? हमारे कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान ने मना कर दिया कि मेरी रियासत से आपकी सेना नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? इसका भी उनके मन में एक रीजन था। रीजन ये था कि अलाउद्दीन खिलजी की जब शाही सेना निकलती थी तो आसपास के खेतों को वो बर्बाद कर देती थी। इसके अलावा अब वो जा किस लिए रही थी गुजरात के अंदर? मंदिर को खंडित करने के लिए। तो एक राजपूत शासक चाहेगा कि कोई मंदिर को खंडित करे, अपने धर्म को भ्रष्ट करे। वहां पर सोमनाथ के मंदिर को लूटना चाहते थे, उसे खंडित विखंडित करना चाहते थे। तो जालोर के शासक ने सोचा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये मंदिर को खंडित करेगा। इसके अलावा ब्राह्मणों के साथ, विद्वानों के साथ ये अन्याय करता है, तो मैं इसे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं दूंगा। आप किसी दूसरे रास्ते से यहाँ से जा सकते हो। तो वह यहाँ से क्या होता है कि 1298 ईस्वी की बात है। ये युद्ध कब का बताया गया है? पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध के अंदर 1298 ईस्वी में ये युद्ध हुआ माना जाता है। उलुग खां और नुसरत खां दूसरे रास्ते मेवाड़ के रास्ते से कहाँ चले जाते हैं? गुजरात जाते हैं, काठियावाड़ को जीतते हैं, सोमनाथ मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जब वो वापस रिटर्न आते हैं तो वो कहाँ पर रुकते हैं? जालोर के पास में एक रियासत थी छोटी सी, वहाँ पर रुक जाते हैं। तो वहाँ पर उलुग खां और नुसरत खां रुके हुए थे। क्या लेकर? लूट का माल लेकर। जालोर के शासक कानड़ देव ने सोचा कि लूट का माल लेकर आए हैं तो क्यों ना इनकी जानकारी कर ली जाए। इनकी शाही सेना में कितने सैनिक हैं, उन सैनिकों को देख लिया जाए। अगर कम सेना है तो इन पे ऊपर आक्रमण करके इनको हम छीन लेंगे। तो ये अपने मंत्रियों को वहाँ पर भेजते हैं, जानकारी लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनके मंत्रियों ने मना कर दिया कि हम शाही सेना से युद्ध नहीं कर सकते। तो कानड़ देव ने सोचा भाई चलो ठीक है, चले जाने दें। लेकिन क्या होता है कि इसमें से उलुग खां नुसरत खां के मध्य मतभेद हो जाता है। लूट के माल को
बंटवारे के लिए। तो इसी चीज का फायदा उठाया किसने? कानरदेव ने। कानरदेव ने उनके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उल्लुग खान नुसरत खान को पराजित कर दिया जाता है। जब इनको पराजित कर दिया जाता है तो वहां पर जो लूट का माल मिला, उस लूट के माल को किसने ले लिया? कानरदेव चौहान ने। उस लूट के माल में सोमनाथ की जो शिवलिंग था उसके 5 खंडित भाग थे। उन खंडित भागों को उसको जालोर के शासक को मिले तो उसने क्या किया कि उन 5 खंडित शिवलिंग के भागों को 5 मंदिरों के अंदर स्थापित करवा दिया था। एक घटना तो हमारे को मिलती है पद्मनाभ की पुस्तक कानरदेव प्रबंध से, और एक जानकारी हमारे को मिलती है, वो मिलती है फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता ये भी एक विद्वान साहित्यकार थे या इतिहासकार हम मान सकते हैं। फरिश्ता के अनुसार इन्होंने किस प्रकार से बताया, तो फरिश्ता ने इसमें अलग ही प्रकार बताया है। जैसे पद्मनाभ ने कानरदेव प्रबंध में अलग बताया, उसी प्रकार इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है तो इसको भी हम इसमें जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि फरिश्ता ने युद्ध का दूसरा कारण क्या बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति को भेजा। सेनापति का नाम था एन उल मुल्क को युद्ध करने के लिए कहां पर भेजा? जालोर के अंदर। जालोर के अंदर युद्ध करने के लिए अपने सेनापति एन उल मुल्क को भेजा। एन उल मुल्क ने यहां पर एक सिस्टम अपनाया। सिस्टम क्या था कि हम संधि कर लेते हैं। तो उसने कानरदेव को समझाया कि वो दिल्ली का सम्राट है, उससे युद्ध करोगे तो पराजित हो जाओगे, आपका साम्राज्य भी चला जाएगा। तो आप एक काम करो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि कर लो, उससे दोस्ती कर लो। वो उससे कानरदेव को समझा बुझाकर अपने साथ कहाँ पर लेकर चला जाता है? उसे दिल्ली दरबार में लेकर चला जाता है। दिल्ली दरबार में जाने के बाद जब कानरदेव दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने उनको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी मजाक में कुछ कह देते हैं। क्या कह देते हैं कि भारत में एक ऐसा कोई सा हिंदू शासक नहीं हुआ जो मेरी सैनिक क्षमता के आगे टिक सके। इससे कानरदेव चौहान अपमानित महसूस करते हैं। वो रात के समय वहां से निकलकर चले आते हैं। इस प्रकार जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है तो वो सोचता है कि कानरदेव मेरे खिलाफ क्या करेगा? साजिश करेगा। इसीलिए कानरदेव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के लिए उतारू हो जाता है और युद्ध करने के लिए कहां पर चला जाता है? वो जालोर। और कानरदेव चौहान को यहां पर पराजित कर दिया जाता है। यह घटना बताई गई है 1305 ईस्वी की। पहली तो किसने बताई? पद्मनाभ ने। दूसरी किसने बताई? फरिश्ता ने। अब यहां पर तीसरी घटना हो जाती है कानरदेव प्रबंध की। अब वो तीसरी घटना क्या थी? अब तीसरी घटना को भी हम जान लेते हैं। तीसरी घटना कुछ अलग ही बताई गई है। वो बताई गई है मुहनोत नैणसी के अनुसार। मुहनोत नैणसी के अनुसार। मुहनोत नैणसी के अनुसार, मुहनोत नैणसी ने एक पुस्तक लिखी है नैणसीरा ख्याल। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने क्या कारण बताया युद्ध का? युद्ध का ये कारण था कि इसमें कानरदेव का पुत्र वीरमदेव, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फातिमा, इनके मध्य क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। वीरमदेव और फिरोजा के मध्य प्रेम संबंध को युद्ध का कारण बताया। किसने बताया? मुहनोत नैणसी ने। अब क्या कारण हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कानरदेव जाया करते थे। उन्होंने उनके साथ संबंध बना लिया था। वो दिल्ली जाया करते थे। तो कानरदेव अपने पुत्र को भी अपने साथ, वीरमदेव को, दिल्ली ले जाया करते थे। अब इसी बीच में क्या होता है कि वीरमदेव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा की निगाह पड़ जाती है। फिरोजा उन्हें, वीरमदेव को मन ही मन प्रेम करने लगती है। उनको चाहने लगती है कि मैं अब विवाह करूंगी तो किसके साथ करूंगी? वीरमदेव के साथ करूंगी। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री फिरोजा को डराता है, धमकाता है, कहता है कि मैं इतनी बड़ी रियासत का राजा, अरे वो छोटी सी रियासत का राजा जिससे तू विवाह करेगी, इसमें मैं अपमानित महसूस करूंगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन फिरोजा ने कह दिया कि दिल लग गया है मेरा, अब मैं दिल नहीं तोड़ सकती, मैं प्यार करती हूँ, विवाह तो करूँगी तो किससे करूँगी? वीरमदेव से करूँगी। अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का बहुत मलाल हुआ, लेकिन क्या करे, बेटी है, कह दिया तो अब करना ही पड़ेगा। अब बेटी के कहने के कारण अब वो क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा को कहाँ पर भेज देता है? जालोर भेज देता है। जालोर जाने के बाद जब फिरोजा
किससे कहती हैं? कान्हड़ देव जी से कहती हैं। कान्हड़ देव जी से कहती हैं क्या कि मैं वीरम देव से प्रेम करती हूँ, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन कान्हड़ देव मना कर देते हैं कि ये विवाह नहीं हो सकता, आप मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, इसलिए हम विवाह नहीं कर सकते। फिरोजा इस बात से बहुत नाराज होती है। फिरोजा यहाँ से चली जाती है। कहाँ पर? दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के लिए उतारू हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना शाही सेना को भेजता है। शाही सेना को यही आदेश था कि वीरम देव का सिर धड़ से अलग करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। युद्ध होता है, वीरम देव को मार दिया जाता है, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। वीरम देव की धड़ कहाँ पर मंगाई जाती है? दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में उसकी धड़ को किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? फिरोजा के सामने। जब फिरोजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो फिरोजा तो उससे प्रेम करती थी, वो नहीं चाहती थी कि मेरा वीरम देव इस प्रकार की मौत मरे। फिरोजा उसको हिंदू रीति रिवाज के आधार पर उसका क्या करती है? दाह संस्कार करती है। उसके बाद वो खुद भी क्या करती है? यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये होता है प्यार। अगर किसी से हो जाता है तो उसको दिल से या उसके मरने के बाद भी क्या होता है? निभाया जाता है। तो इस प्रकार से मोहनोत नेणसे ने किसकी कहानी बताई इसमें? वीरम देव और फिरोजा की कहानी, जिसका कारण किसे बताया? जालोर के युद्ध को बताया। अब युद्ध का कोई सा भी कारण रहा हो, लेकिन इतिहास के आधार पर इसके कुछ अलग ही कारण बताए गए। एक तो हमने पद्मनाभ के आधार पर देखे, एक परिस्था के आधार पर देखे, एक मोहनोत नेणसे के आधार पर देखे, लेकिन इसका कुछ अलग ही कारण है, उसको हम जान लेते हैं। क्या है कि युद्ध किस प्रकार से हुआ? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। वो नहीं चाहता था कि कोई छोटी मोटी रियासतें मेरे साम्राज्य में नहीं हो, इसीलिए वो जालोर को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उससे पहले उसने रणथंबोर रियासत को, मेवाड़ रियासत को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो वो जालोर रियासत को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। क्योंकि क्या होता है कि गुजरात जाने के लिए शाही सेना को एक रास्ता चाहिए था और ये सीधा रास्ता पड़ता था, इसीलिए उसे कहाँ? जालोर रियासत को अपने साम्राज्य में मिलाना था। इसी के तहत उसने अपने सेनापति 1308 की घटनाएं और उसके जो शाही सेनापति कौन थे? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग को सेनापति बनाकर शाही सेना के साथ जालोर पर युद्ध करने के लिए भेजा। लेकिन जब जालोर पर आक्रमण करेगा तो उसके पहले क्या किया जाता था कि जैसे एक बड़ा दुर्ग है, जैसे रणथंबोर का दुर्ग है, तो रणथंबोर दुर्ग के पहले एक छोटा दुर्ग बना दिया जाता है, जैसे जैन दुर्ग। पहले तो कोई सी भी सेना आएगी जैन दुर्ग को जीतेगी, उसके बाद रणथंबोर दुर्ग को जीतेगी। उसी प्रकार यहाँ भी एक सिस्टम था। ये तो है मेन दुर्ग, ये तो हो गया जालोर का दुर्ग। अब उसके आगे एक दुर्ग बना दिया जाता है, छोटा दुर्ग, और इसमें थोड़ी बहुत क्या रख दी जाती है? सेना रख ली जाती है। अब कोई सा भी युद्ध करने आएगा तो पहले कहाँ पर करेगा? वो यहाँ पर, उसके बाद कहाँ पर? आगे वाले पर। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी कहने का मतलब जब इसकी चाबी हमारे को यहाँ से मिलेगी तभी हम क्या करेंगे? ताला खोल सकते हैं। तो चाबी होना जरूरी है आपके आस में। तो ये कुंजी कौन सी थी? सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में। सर्वप्रथम जीतना किसे था? सिवाना दुर्ग को। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने पहला आक्रमण कहाँ पर किया? सिवाना दुर्ग पर। तो सिवाना दुर्ग पर जब आक्रमण किया तब वहां के शासक कौन थे? तो वहां के शासक थे शीतल देव चौहान। शीतल देव चौहान। शीतल देव चौहान ने काफी लंबे समय तक संघर्ष किया। लगभग 3-4 महीने निकल चुके थे, लेकिन बोलते ना कि घर का बेदी लंका ढाए। कमालुद्दीन गुर्ग को लगा कि हम यहाँ पर युद्ध नहीं जीत सकते, तो उन्होंने कूटनीतिक चाल चली। क्योंकि आपने जितने भी युद्ध देखे होंगे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, हमारे धोखे की वजह से सामने वालों ने युद्ध जीते हैं। नहीं तो कहाँ चीन हमारे सामने टिकता, न कहाँ पाकिस्तान हमारे सामने टिक पाता। क्योंकि कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। हमारे देश में ऐसे गद्दार हुए हैं जो हमारे देश की खुफिया जानकारी को दूसरों को बता देते हैं और वो युद्ध जीत जाते हैं।
उसी प्रकार से वही सिस्टम प्राचीन समय से चला आ रहा है, तो यहाँ पर भी चला आ रहा है। आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान वाला, जयचंद जैसे गद्दार नहीं होते तो पृथ्वीराज चौहान गौरी जैसे के साम्राज्य को अपने मिट्टी में नहीं मिला सकता था। गौरी की क्या हिम्मत थी, पूरे विश्व में से कोई शासक नहीं हुए, एक छोटी छोटी रियासतों के हमारे शासक जो पूरे विश्व को थरा सकते थे। आपने इसके पहले देखा होगा पोरस जैसे छोटे से शासक ने सिकंदर जैसे महान शासकों को पराजित किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही सिस्टम हुआ। यहाँ पर क्या होता है कि शीतल देव चौहान के सेनापति थे भाऊला राजपूत को कमालुद्दीन गुर्ग लालच देते हैं कि तुझे सिवाना दुर्ग का राजा बना दिया जाएगा। अब भारत में तो आपको पता है लालच बुरी बला है, स्वार्थ आ जाता है किसके, भावला राजपूत के। भावला राजपूत गुप्त मार्ग का पता बता देता है, किसे बता देता है, अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को। भावला राजपूत इस चीज को बताने के बाद जब अपने घर पर जाता है, घर पर जाने के बाद वो अपनी पत्नी को बताता है। जब अपनी पत्नी को बताने के बाद वो सो जाता है। जब उसकी पत्नी को इस बात का पता चलता है तो मन ही मन सोचती हैं कि कैसे गद्दार मेरे पति हैं जिन्होंने अपने राज्य के साथ गद्दारी की है। वो रात के समय ही कटार से किसकी गर्दन काट देती है, अपने पति की गर्दन काट देती है। और इसकी सूचना उसी समय वो किसके पास चली जाती हैं, कानड़देव चौहान के पास चली जाती है। इसकी पूरी सूचना किसे देती हैं, वो कानड़देव चौहान को देती है। जब कानड़देव चौहान को दी, लेकिन बहुत समय हो चुका था, शाही सेना गुप्त मार्ग से किसमें, दुर्ग में प्रवेश कर चुकी थी। अब क्या था, युद्ध होना था। तो यहीं पर क्या हुआ, शीतलदेव चौहान के द्वारा तो क्या किया गया, केसरिया किया गया। क्या होता है केसरिया, कि जब लगता है कि हमारी मृत्यु समीप आने वाली है तो भारतीय क्या करते हैं, राजपूत, कि केसरिया वस्त्र धारण करते हैं। तब वो यही सोचते हैं कि आर या पार, या तो जीना है या फिर मर जाना है, लेकिन युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटना है। शीतलदेव चौहान के द्वारा यहाँ पर केसरिया किया गया और इनकी पत्नी का नाम था मेणा दे ने यहाँ पर क्या किया था, जौहर किया था। जौहर भी क्या होता है, जौहर में महिलाएं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी आबरू को आगे रखने के लिए कि हमारे राज्य पर कलंक ना लगे, इसीलिए महिलाएं इसमें रानी के साथ आग में कूद जाती है या जल में कूदकर अपने आत्मदाह को कर लेती है। किसकी वजह से हुआ ये ऐसा काम, भावला राजपूत जैसे व्यक्तियों की वजह से हुआ। अगर भावला जैसे राजपूत नहीं होते तो सिवाना दुर्ग को भी नहीं जीता जा सकता था। उसके बाद कमालुद्दीन गुर्ग जालोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब जालोर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय यहाँ पर भी युद्ध चलता है, लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग की कुछ नहीं चली। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, बता देता हूँ यहाँ पर सिवाना दुर्ग के बारे में कि सिवाना दुर्ग क्या होता है, कि सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है, खेराबाद। इसका नाम क्या रख दिया जाता है, खेराबाद रख दिया जाता है। सिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया, खेराबाद रख दिया जाता है। सिवाना दुर्ग के बारे में बता रहा था मैं आपको, तो हम देख लेते हैं सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है, ये हमारे बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में सिवाना दुर्ग स्थित है। यह स्थित है 56 की पहाड़ियां, और 56 की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है हल्देश्वर की पहाड़ी, जहां पर कौन सा दुर्ग बनाया गया है, सिवाना दुर्ग बनाया गया है। इसे क्या क्या नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी कहने का मतलब, जब तक आपके पास चाबी नहीं होगी तब तक आप जालोर दुर्ग का ताला नहीं खोल सकते। इसके अलावा इसे और क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया खेराबाद। इसके अलावा इसे क्या नाम दिया गया, और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। क्या होता है
कि जब मारवाड़ पर आक्रमण किया जाता है, मारवाड़ के राजा पराजित हो जाते हैं, तो मारवाड़ के राजा वहाँ से भागकर कहाँ पर चले आ जाते हैं, वो सिवाना दुर्ग पर। ये इनके लिए एक सुरक्षित स्थान बताया गया है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं कि राजस्थान के शेर जय नारायण व्यास को भी यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था। और अगर हम बात करते हैं कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था वीर नारायण पवार के द्वारा। वीर नारायण पवार के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, सिवाना दुर्ग का। कौन सी शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार से युद्ध हुआ। इसके बाद जालोर का दुर्ग बसता है, तो जालोर के दुर्ग के ऊपर भी क्या होता है, आक्रमण होता है। इसके बाद 1311 ईस्वी के अंदर कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं जालोर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है इसे, जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध हुआ 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में जालोर का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है ये युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज कौन थे जालोर के शासक, कान्हड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव। बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन इसमें वीरम देव को भी साथ बताया गया है। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि धोखा होता है। धोखा क्या होता है, दया राजपूत बीका के द्वारा विश्वासघात। दया राजपूत बीका ये विश्वासघाती तो भारत का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। अगर विश्वासघाती नहीं हो तो मैं कहता हूँ कि भारत को पराजित करने वाला इस पूरे संसार में कोई सा भी देश नहीं है, क्योंकि भारत के वीरों में वो ताकत है, भारत के व्यक्तियों में वो ताकत है कि एक एक 100 व्यक्तियों के बराबर पड़ता है। जब भारतीयों में गुस्सा आता है, जब क्रोधाग्नि बढ़ती है, या भारत की मिट्टी को जब ललकारता है, अपनी मातृभूमि को कोई ललकारता है, तो भारत का एक एक व्यक्ति पूरे विश्व के 100 व्यक्तियों के बराबर ताकत रखता है। लेकिन ये विश्वासघाती भारत को हमेशा पीछे धकेल देता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मुझे तो इतना सा कहना है कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन पीछे नहीं हटना, इसे कभी धोखा नहीं देना। एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्वार्थ होता है, तो स्वार्थ क्या होता है कि पूरी दुनिया को बिगाड़ देता है। उसी प्रकार से आपने प्राचीन समय से लेकर इस मध्यकाल में आपने देखा होगा कि इन्हीं तरह के लोगों की वजह से भारत में नुकसान हुआ है। यहाँ पर भी क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के मध्य जालोर का युद्ध होता है 1311 ईस्वी में। अब ये युद्ध बड़ा लंबा चल रहा है, लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी की टेंशन बढ़ती हुई चली जाती है कि जालोर दुर्ग को कैसे जीता जाए, यह तो युद्ध में जीतने में ही नहीं आ रहा है। तो वो यहाँ पर एक चाल चलता है। आपको पता है बिना चाल तो जीतने की हिम्मत ही नहीं है। मेवाड़ भी कैसे जीता इन्होंने, इस प्रकार से जीता। रणथंभौर भी किस प्रकार से जीता, इसी प्रकार से जीता। अब यहाँ पर भी वही ट्रिक अपनाई जाती है। क्या ट्रिक अपनाई जाती है कि यहाँ पर एक दहिया राजपूत बीका था, इसको क्या दिया जाता है लालच कि तुझे जालोर का दुर्ग दे दिया जाएगा, तू हमारे को कुछ गुप्त सूचना दे दे। दहिया राजपूत के मन में क्या आ जाता है, पाप आ जाता है, क्यों ना मैं भी जालोर का शासक बन सकता हूँ। भाई बेटा बन तू भी जालोर को शासक, अब था ने भी जालोर को शासक बनना चाहो तो। लेकिन दहिया राजपूत बीका को पता नहीं था कि वो दिल्ली का सम्राट है, वो क्या कर सकता है उसको बाद में पता चलेगा। यहाँ युद्ध होता है, युद्ध में किसकी विजय होती है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है। कान्हड़ देव पराजित हो जाते हैं, वीरम देव भी मारे जाते हैं और कान्हड़ देव की पत्नी जेठल देव के द्वारा क्या किया जाता है, जौहर किया जाता है। अपनी आबरू को बचाने के लिए महिलाएं, पहले रानियां क्या करती थी, अग्नि में कूदकर, पानी में कूदकर अपना आत्मदाह
कर लेती थी। इस प्रकार से जालोर का युद्ध हुआ 1311 अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कानड़देव और वीरमदेव के मध्य। किसके विश्वासघात की वजह से राजपूत हारे? दहिया राजपूत की वजह से हारे। अब युद्ध तो जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास कौन से महाराज पहुंचते हैं? दहिया राजपूत भी का। उनसे जाकर कहते हैं मैंने अपना काम कर लिया, अब मुझे यहाँ का जालोर का शासक बनाया जाए। अलाउद्दीन खिलजी उससे क्या कहता है, जब तू अपने समाज का, अपनी जाति के व्यक्ति का सगा नहीं हुआ तो तू मेरा कहाँ से सगा होगा कि मैं तुझे शासक बना दूं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर वो शासक बनाना है जो मेरा विश्वास पात्र हो। अलाउद्दीन खिलजी इसको वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसके साथ भी वैसा ही विवाह किया जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर युद्ध जीतने के बाद कानड़देव के भाई मालदेव सोनगरा को यहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। मालदेव सोनगरा को मूछा वाला मालदेव भी कहा जाता है। मूछा वाला मालदेव भी कहा जाता है, जो बाद में चित्तौड़ रियासत के क्या बने थे? एक शासक बनाए थे या उनके वहाँ के जागीरदार बनाए गए थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। जालोर का क्या नाम रख दिया था? जलालाबाद। इसके अलावा उन्होंने जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर तोप मस्जिद का निर्माण, फिरोजा का मकबरा का निर्माण किसके अंदर करवाया था? जालोर में करवाया था। एक घटना और मिलती है हमारे को यहाँ पर कानड़देव से ही संबंधित, छोटी सी घटना है। घटना क्या थी कि एक थी सिणगारी। क्या थी ये? नटनी। नटनी को जानते हो? नटनियाँ क्या होती है कि आपके गांव में आती है, दो लकड़ियाँ बंधी होती है, उसके ऊपर एक रस्सी बंधी होती है जिस पर आपको चढ़कर वो नृत्य करते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्या है कि सिणगारी बड़ी खूबसूरत थी, इसकी चर्चा पूरे जालोर में थी। इसकी जानकारी किसे मिल जाती है? कानड़देव को मिल जाती है। तो कानड़देव सोचते हैं कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, इतनी खूबसूरत है, परीक्षा लेकर इससे क्या किया जाए? विवाह किया जाए। तो वह सिणगारी नटनी से कहते हैं कि अगर तू जालोर दुर्ग से, वो सामने एक पहाड़ी है, वहाँ तक एक रस्सा बांध दिया जाएगा और उस रस्से से तू नाचते हुए जालोर दुर्ग तक आ जाएगी तो तुझे जालोर साम्राज्य पूरा तुझे दे दिया जाएगा। सिणगारी ने कहा जरूर मैं आ सकती हूँ। तो रस्सा बांध दिया जाता है। सिणगारी वहाँ से नृत्य करते हुए और अपने सिर पर 8 मिट्टी के मटके रखते हुए वहाँ से नृत्य करते हुए आगे बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे ही कानड़देव की नज़र उस पर पड़ती है कि ये तो जालोर दुर्ग के निकट आने वाली है, अपना जालोर साम्राज्य जाने वाला है, इसको देखकर कानड़देव के मन में पाप आ जाता है। वो रस्सी को बीच रास्ते में काट देता है। जैसे रस्सी को काटते हैं, सिणगारी वहीं से गिर जाती हैं और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक छोटी सी घटना भी किससे संबंधित है? हमारे कानड़देव से संबंधित है। इस प्रकार से हमने कानड़देव चौहान के बारे में पढ़ा। आपको मैंने अलग अलग प्रकार से पद्मनाभ के आधार पर, इसके अलावा मैंने फरिश्ता के आधार पर, मूनोत नैनीसी के आधार पर, इन्होंने अलग अलग प्रकार से युद्ध के कारण बताए, लेकिन इसके कुछ अलग ही कारण रहे जो इस प्रकार से युद्ध भी हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।